हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चंस, अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट जो एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड में पूछेंगे उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट इज ए साइनसोइडल वेव। इसका कर्व साइन कर्व की तरह बनेगा। So this is the omega t, this is maximum current I naught, this is minimum current minus I naught, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दे I इक्वल टू 10 साइन 314 टी, पूछे आपसे फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या कहेंगे हम लोग, आई नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, आई नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कहेंगे जो ओमेगा इज इक्वल टू 314 टी, 314। और लीनियर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो वो लिखेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 pi f. So this 2 pi f is equal to 314, this f equal to 314 divided by 2 pi. So यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दिया और 100 लिख दिया यहाँ पे। So this 50 and this pi got cancelled, so this frequency is become 50 Hz. तो इस तरह से आपको लिखा रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, आपको बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आप फटाक से इसको बना सकते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, over half cycle is 2 I naught upon pi, and average value of voltage over half cycle is, average value of voltage over half cycle is एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल इज 2 V नॉट अपॉन पाई। अब इसी क्वेश्चन में मैं यदि आपसे ये दे दूं जो I इक्वल टू 10 साइन 314 टाइम्स ऑफ t, व्हाट इज I नॉट, I नॉट इज 10 एम्पियर, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सो दिस एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 2 I नॉट अपॉन पाई, सो दैट इज व्हाट 2 इंटू 10 अपॉन 3.14, so this is 20 upon 3.14। तो आप इस तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है IRMS। दिस IRMS is equal to I naught upon root 2 and this VRMS is equal to V naught upon root 2। अब यदि वो सेम क्वेश्चन को ऐसे हम लोग लिख लें I इक्वल टू 10 साइन 314 t, तो यहां पे पूछूं मैं IRMS कितना होगा, दैट इज I नॉट अपॉन रूट 2, इट बिकम्स 10 अपॉन रूट 2 एंड दिस बिकम 2 इंटू 5 डिवाइड बाय रूट 2, सो वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2 बिकॉज इट्स 2, सो इट्स कैंसिल, इस आंसर इज 5 रूट 2। तो सिर्फ इस इक्वेशन को लिखने के बाद ही हमने सब में एक एक चीज लगा दिया, जो कि आई नॉट कितना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, और IRMS और VRMS। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है, तो सपोज हमारे पास एक रेसिस्टेंस है और इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है
and this voltage source is equal to, this is R, this V equal to V naught sin omega t, and this I equal to V upon R, that is what, V naught sin omega t divided by R, that is what, V naught upon R into sin omega t. This is what I. Now this I equal to I naught sin omega t, I naught sin omega t. तो I naught का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, I naught वैल्यू इज V naught अपॉन R. क्या देख रहे हैं, जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब दोनों ही सेम फेज डिफरेंस है, क्योंकि ओमेगा टी के साथ कोई एंगल यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि I और V का जो ग्राफ का नेचर है वो सेम फेज डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी and this is V equal to V naught sin omega t, and this phase difference is become 0 degree, phase difference is become 0 degree. आप इस कर्व को ऐसे भी बना सकते हैं, this is I, this is V, and दोनों ही एक लाइन पे ही ओवरलैप कर रहा है, so this is V and I, phi is become 0. तो क्या देखिए, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। अब यदि इंडक्टेंस का बात करें, इंडक्टेंस का बात करें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, this is V equal to V naught sin omega t, this is L, so I equal to V upon L, that is what, V naught sin omega t divided by L, this is what, I equal to V naught upon L sin omega t. Now यहां पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं I इक्वल टू बी अपॉन एल, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. वाई? बिकॉज ये इंडक्टेंस है, इसको आप रेसिस्टेंस की तरह नहीं लिख सकते हैं. इसमें कैसे लिखना पड़ेगा ये देखिए, V इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है, लेकिन रेसिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पे. तो जो इंडक्टिव सर्किट है, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, वहां पे वोल्टेज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी. This V upon L is equal to di upon dt, and this V is what, V naught sin omega t divided by L into dt is equal to di. Now you can integrate for this. So I equal to V naught upon L integral of sin omega t dt. और ये जो I और जो V का इक्वेशन है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन आएंगे. तो इसका जो फेजर डायग्राम है वो वोल्टेज इधर रहेगा, करंट इधर रहेगा, और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना का रहेगा, पाई बाय 2. फेज डिफरेंस कितना का रहेगा, पाई बाय 2. और इसी चीज को बोलते हैं वोल्टेज इज लीडिंग क्वांटिटी, वोल्टेज इज लीडिंग क्वांटिटी बाय फेज एंगल पाई बाय 2 विथ करंट. थर्ड हमारे पास है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस लगा रहेगा और यहां पे वोल्टेज सोर्स रहेगा. सो दिस V इज बिकम V नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस इज C. सो दिस, इसमें जो रहेगा हमारा करंट लीडिंग क्वांटिटी रहेगा और वोल्टेज lagging quantity. So this is leading quantity and phase difference is pi by 2. This is lagging quantity. ये यदि ग्राफ आपको दिया हो और इसमें सिर्फ पूछ रहा हो जो कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, आपको ये सब नहीं पता है, तो आप अपने ग्राफ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा. जो आगे आगे मूव करता है उसको बोलते हैं लीडिंग. सो आई आगे आगे मूव कर रहा है, पीछे से भी. So current is leading and voltage is lagging. अब इन तीनों का कंबाइंड एक बनाते हैं, that is called RLC circuit, series RLC circuit. Series RLC circuit. Series RLC circuit.
V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या देखे थे, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में था, तो हमने बना दिया करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, करंट एंड वोल्टेज दोनों ही बना दिए सेम फेज में। L के लिए क्या देखे थे, तो V ऊपर था तो V ऑफ L बना लिए, और C के लिए क्या देखे थे, V ऑफ C नीचे था। अब इन दोनों का जो कंबाइंड है वो VL माइनस VC, सो दिस इज द VL माइनस VC, this is VR, and we can join this to, this is OABC, so OB square is equal to this OA square plus AB square, so this is OB square, OA is what, V of R का square plus VL minus VC का whole square, and this OB square is equal to I into R का whole square plus I x of L minus I into x of C का whole square. So this is OB square is become I square common, that is R square plus XL minus XC का whole square, and this OB square is equal to I square, we can write this OB V square is equal to I square into root of R square plus XL minus XC का whole square. So this V square upon I square is equal to root of R square plus XL minus XC का whole square, that is called Z, that is called Z. So this Z is called impedance root of R square plus XL minus XC का whole square. So if this is the Z, Z मीन्स इम्पीडेंस, नेट रेसिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। ये यदि R है, ये L है, ये C है, तो अब ये ओम में लिख सकते हैं। सो यदि इस Z का बात करेंगे तो रूट ऑफ R स्क्वायर है प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, और ये XL होता क्या है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड ये XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस x ऑफ L को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा L, और इसी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ L, बिकॉज ओमेगा इज बिकम 2 पाई एफ, एंड x ऑफ C को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, दिस 1 अपॉन 2 पाई एफ C, बिकॉज ओमेगा इज बिकम 2 पाई एफ। नाउ यदि x ऑफ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का ग्राफ यदि बनाने पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं, x ऑफ L फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज लाइक दिस, एंड x ऑफ C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों का ग्राफ पूछे तो आपको रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा, दिस इज x ऑफ C एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस x ऑफ L, x ऑफ C वी हैव डन। अब ये x ऑफ L का जो यूनिट होगा वो ओम होगा, और x ऑफ C का भी यूनिट जो क्या होगा, ओम होगा। तो यदि आपको ऐसे लिख सकते हैं आप V अपॉन XL, इट्स अलाउड, यू कैन नॉट राइट लाइक V अपॉन L, V अपॉन L नहीं लिखेंगे, जब भी L रहेगा उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके मुझे ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेजोनेंस, सीरीज LCR रेजोनेंस। अब देखिए क्या है, ये जो सीरीज LCR रेजोनेंस, तो इसमें एक सीरीज सर्किट रहेगा R, L एंड C, और ये जो कंडीशन है रेजोनेंस का, यहां पे R है, यहां पे L है, यहां पे C है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, x of L is equal to x of C, omega L is equal to 1 upon omega C, omega square LC is equal to 1, omega square is equal to 1 upon LC, this omega equal to 1 upon root LC, and this f equal to 1 upon 2 pi root LC. This is called linear frequency, 1 upon 2 pi root LC. इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वहां इंपीडेंस क्या हो रहा है, मिनिमम, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। सो व्हेन
रेजोनेंस अकर, current is maximum and impedance is minimum. Impedance is minimum. What is this? I equal to V upon Z. Z कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में. यदि ये Z कम होगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा. इसके लिए हमने लिखा है यदि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा. यदि ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा करंट एक्सिस है आई, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा. तो आपसे यदि पूछे सीरीज एलसीआर में करंट कब मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जब एक्स ऑफ और एक्सी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे. और यदि इंपीडेंस पूछे तो मिनिमम होगा क्योंकि जेड इक्वल टू सिर्फ आर होगा. थैंक यू सो मच.